करके आया नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड से ऊपर गया एन डैश, नीचे की तरफ आया 2mg। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब एंगल हमें ढूंढना पड़ेगा, तो अगर ये एंगल 45 है तो दैट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, तो ये भी हो गया 45। तो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट इधर आ गए n/√2 एन साइन 45 और नीचे की तरह n/√2। अब कहानी समझो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस इंक्लाइंड प्लेन को राइट साइड की तरफ मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन ये कह रहा है द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो ग्राउंड और वेज के बीच का सच दैट ये मूव ना करे। तो n/√2 की वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू एफएस मैक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। n/√2 लेस देन इक्वल्स टू एफएस मैक्स, एफएस मैक्स हो गया म्यू जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और टाइम्स एन डैश, ठीक है ना। अब एन डैश की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। एन डैश आप वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके लिख लो, तो n/√2 इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू, एन डैश की वैल्यू हो गई 2mg प्लस n/√2। बस अब लास्ट स्टेप है, अब हम इसमें n का वैल्यू डाल देते हैं जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं mg/√2। तो जैसे ही आप यहाँ पर पुट करोगे तो mg/√2, तो ये बन जाएगा mg/2 लेस देन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स इधर आ गया 2mg प्लस mg/2। अब सिंप्लीफिकेशन के आखिरी स्टेप पे पहुंच गए हम, लेस देन इक्वल्स टू म्यू और इधर आ गया 5/2mg। तो अब आप देखो mg/2 तो गया, यहाँ से म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, यानी म्यू की वैल्यू 1/5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम हो गई तो ये इंक्लाइंड प्लेन यहाँ रुका नहीं रहेगा, ये भी मूव कर जाएगा n/√2 के फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो हमारे पास म्यू की लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1/5 मतलब 0.2। तो ये था एक फिर से वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम जो आपको कॉपी में अलग से लिखना चाहिए और फिर से सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आसान है बट फिर से इंपॉर्टेंट जरूर है। इसमें एक पुलिंग फोर्स लगाई गई F की जिसकी वैल्यू mg के बराबर है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है वी हैव टू फाइंड आउट एंगल थीटा जिस पे ये लगाई जाए सच दैट ब्लॉक कैन बी पुल्ड अलोंग द सरफेस, तो ब्लॉक को सरफेस के अराउंड पुल किया जा सके। तो थीटा की वैल्यू का इसमें से रिलेशन ढूंढ के देना है। देखो सबसे पहले F इक्वल टू mg के कंपोनेंट करते हैं। इसका कैपिटल mg तो नीचे की तरफ आ गया, इधर साइड कंपोनेंट आ गया mg साइन थीटा या f साइन थीटा बोल लो, ऊपर की तरफ चला गया mg कॉस थीटा, साथ में आ गया नॉर्मल और यहां पर आ गया फ्रिक्शन। अब आप चाहते हो कि ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करे, तो ऐसा तब होगा जब देखना जरा ध्यान से कंडीशन, जब चलाने वाला फोर्स ग्रेटर देन एफ एस मैक्स हो। तो मतलब नेसेसरी कंडीशन मिली कि mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। तो ये होगी लिमिटिंग कंडीशन इसको मूव कराने की। अब डाटा सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, तो mg साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस मैक्स हो गया म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू यहां से आप निकालोगे फोर्सेस को बैलेंस करके तो वो मिल जाएगी mg माइनस mg cos थीटा, तो mg 1 माइनस cos थीटा। लेफ्ट राइट से mg कैंसिल, तो sin थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। अब लगेगी बेसिक मैथमेटिक्स, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको हम sin 2 थीटा की आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 वाला पोर्शन कैंसिल, साइन से साइन वाला पोर्शन कैंसिल, इसको इधर लाओ तो रिजल्ट मिला cot थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन हो गई ब्लॉक को मूव कराने की। अब आप ढूंढ लो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। तो ये आपको बहुत सारे टेस्ट में मिलेगा आया होगा, ठीक है ना। वहाँ आप अटको, बेहतर है यहाँ वीडियो सोल्यूशन देख करके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 41 प्रॉब्लम कह रहा है अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L लाइज ऑन टेबल। तो ये रही टेबल और इसके ऊपर एक रोप L लेंथ की इस तरीके से कुछ लाई कर रही है, ओके। If coefficient of friction is mu, then maximum length L of the part which can be overhung from the edge of the table without sliding down। तो हमें पता करना है कितना लेंथ हम यहाँ पर टांग सकते हैं as comparison to original length such that ये चेन स्लाइड ना करे। तो ये x ले लो, तो ये लेंथ हो गई L माइनस एक्स। अब तुरंत मास लिखो, तो इतने पोर्शन का मास हो गया टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ, और इसका फोर्स हो गया mg के बराबर। अच्छा, अब ये हैंगिंग पोर्शन का mg से नीचे खींच रहा है, तो ऊपर जो पोर्शन टेबल के ऊपर है इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन इसे नीचे जाने से रोकेगा। कब तक रोक पाएगा? जब तक एफ एस मैक्स ना हो जाए। तो हमने इसके ऊपर एफ एस मैक्स लगाया, फॉर्मूला म्यू इंटू एन। इतने पोर्शन का नॉर्मल रिएक्शन इतने के वेट के बराबर हो गया। इतने पोर्शन का वेट हो गया टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ टाइम्स ई, ठीक है ना। अब क्योंकि ये स्लाइड ना करे वाली कंडीशन है, तो स्लाइड तब तक नहीं करेगा जब तक mg या नीचे लगने वाला mg जो भी पोर्शन है m बाई LXT ये एफ एस मैक्स के बराबर ना हो जाए। इससे ज़्यादा हो गया तो स्लाइड कर जाएगा। हम इक्वेट करते हैं, तो m बाई LXT
इक्वल्स टू म्यू एम बाई एल एल माइनस एक्स इंटू जी। ये एम बाई एल जी दोनों तरफ से कैंसिल हुआ, तो x इक्वल्स टू, ओपन करते हैं ब्रैकेट, म्यू एल माइनस म्यू एक्स, इसको इधर लाओ, x कॉमन हुआ, 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू म्यू एल। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई म्यू एल बाय 1 प्लस म्यू। तो इतना पोर्शन हम टेबल के ऊपर से हैंग कर सकते हैं सच दैट चेन स्लाइड नहीं करेगी। अब आप ऑप्शन देखो, म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 42 पर। 42 वाला प्रॉब्लम ट्रक बॉक्स वाला प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ट्रक। तो ये एक ट्रक है और इस ट्रक के हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि आपको दिख ही रहा है के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितने मास का, 1 kg का। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.6। तो यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है। द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 5। तो ट्रक का एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा भाई ब्लॉक की स्लाइडिंग हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए हम ट्रक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ट्रक के ऊपर बैठते ही ब्लॉक के ऊपर सूडो लगेगा, कितना, m इंटू 80। m है 1, 80 है 5, दैट मीन सूडो हो गया 5 न्यूटन का। और इसे रोकने के लिए इधर फ्रिक्शन आएगा। अब हमें देखना पड़ेगा ये सूडो एफ एस मैक्स से ज्यादा है या कम है। तो पहले एफ एस मैक्स निकालते हैं। फॉर्मूला हो गया म्यू इंटू एन। म्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर हो गया। तो एफ एस मैक्स यहाँ से आपको साफ दिख रहा है 6 न्यूटन आ रहा है। सूडो कितना आ रहा है 5 न्यूटन, मतलब वेल्डिंग नहीं टूटेगी, मतलब ब्लॉक की कोई स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। तो सिंस M80 is less than FS max, so block does not slide। तो फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो स्टैटिक हो जाएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स यानी 5 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। तो अब आप ऑप्शन देखो, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ट्रक बॉक्स का कंसेप्ट। अब आते हैं हम 43 पर। 43 वाला प्रॉब्लम भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है और इसका मैंने बहुत बार लेक्चर्स के अंदर शॉर्टकट भी बताया हुआ, आपको भी बता दे रहा हूँ। तो सुनो, कह रहा है 2 इंक्लाइन प्लेन है, एक है स्मूथ और एक है रफ। तो ये स्मूथ ले लो और इधर आप एक रफ इंक्लाइन प्लेन ले लो। दोनों इंक्लाइन प्लेन की लेंथ सेम है, एंगल सेम है, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है। ये ब्लॉक इस पे स्लाइड करके जल्दी आ जाएगा क्योंकि इधर का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। इसमें स्लाइड करके देर से आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कम होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा। तो अगर ये देर से स्लाइड करेगा तो रफ वाले का टाइम ज्यादा होगा। तो अगर रफ वाले इंक्लाइन प्लेन का टाइम n टाइम्स स्मूथ वाले इंक्लाइन प्लेन का टाइम होता है, तो मैंने आपको कई बार शॉर्टकट सिखाया हुआ है। तो म्यू की वैल्यू का फॉर्मूला याद कर लो, काम आता है ये n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर टाइम्स tan थीटा। तो इससे आप म्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना, रफ इंक्लाइन प्लेन का कोफिशिएंट निकाल सकते हो। अब यही सवाल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। एंगल दे रखा है 45 डिग्री और रिलेशन दे रखा है कि टाइम ट्वाइस लग रहा है। tan की जगह 2, थीटा की जगह 45 पुट करते हैं, म्यू हमारे पास आ जाएगा तो 4 माइनस 1 बाय 4 इंटू tan 45। तो आंसर देखो आप, एक लाइन के अंदर आया 3/4 मतलब 0.75, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो ये आप रिजल्ट याद रखना, ये आपके लिए एक शॉर्टकट का काम करेगा, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम 44, ये कह रहा है मार्बल ब्लॉक of mass 2 kg lying on ice when given velocity 6 मीटर पर सेकंड is stopped by friction in 10 सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और ऐसा भी हम लोग शुरू में एक काइनेटिक एनर्जी का भी प्रॉब्लम देख चुके हैं। तो 6 मीटर पर सेकंड की इसको वेलोसिटी दी जाती है और ये ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर रुक जाता है जाकर के इन टाइम 10 सेकंड। तो यहाँ से हम इसका रिटार्डेशन निकाल लेते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन का रिटार्डेशन म्यू जी होता है, वहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो v इज इक्वल्स टू यू माइनस 80 क्योंकि रिटार्डेशन, v की जगह 0 आ गया, u हो गया 6, a देख लेते हैं, t की जगह 10, तो a की वैल्यू आ गई 0.6, ठीक है ना। अब एक हमने डाला म्यू इंटू जी इज इक्वल्स टू 0.6, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू होगी 0.06। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकला ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। लास्ट प्रॉब्लम कह रहा है ब्लॉक रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो डायग्राम बनाते चलते हैं। तो ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट पर है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.8। तो म्यू की वैल्यू 0.8 है। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। अच्छा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट दे रखा है। अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है। उसके लिए हम अगेन ये भी मैंने अभी आपको सिखाया था आज के इसमें। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू चेक करते हैं, 1/√3 होगी, ये हो गया 0.57 और म्यू की वैल्यू 0.8 है। तो अब तो समझ गए कि tan थीटा इज लेस देन म्यू, तो फ्रिक्शन हो गया स्टैटिक।
क्योंकि ब्लॉक स्लाइड करेगा नहीं, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन दे रखा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 10 न्यूटन दे रखा है तो अप्लाइड फोर्स भी 10 न्यूटन हो गया। अप्लाइड फोर्स कौन है? mg sin थीटा। तो mg sin 30 डिग्री की वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर हो गई। क्या पूछना चाह रहा है? ये कह रहा है मास ऑफ द ब्लॉक बता दो, तो आसान हो गया। तो mg sin 30 यानी 1/2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन डाला, ये तो यहाँ से गया, मास हमारे पास आ गया 2 kg। तो ब्लॉक का मास हो गया 2 kg, और ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कंसेप्चुअल टेस्ट के मैंने आपको मार्क करा दिए। जो मैंने बोला वापस से कर लेना, उनको जरूर कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, आपका कंसेप्ट परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।